यूट्यूब चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्रुति तिवारी एंड आज से हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी मॉक टेस्ट, जिससे आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन आज कराने जा रही हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है, और इसी से ही आपके देख लीजिए कि यही पैटर्न रहता है आपका यूपी ट्रिपल एससी का, यही पैटर्न रखता है। देखिए मोस्टली अगर जितने भी पेपर यूपी ट्रिपल एससी किए हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना ही ज़्यादा हाई लेवल के रखते हैं ना ही बहुत लो लेवल के रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन रखते हैं वो मॉडरेट लेवल के रखते हैं। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आज कराऊंगी सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, वो सारे के वीडियो 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप चाहे अगर जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको बेहद तरीके से पता होगा, और नहीं जिसने एग्जाम दिया है, तो मैं सारे क्वेश्चन आज करा रही हूँ। बहुत अच्छे से एग्जाम्स को इस सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं और सारे और मैं आज आपको एक अच्छे से बताऊंगी कि हर एक ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को देखा जाता है। देखिए एक जैसे हमारे 4 ऑप्शंस रखे गए, 4 ऑप्शन से कई तरीके के क्वेश्चन, 4 जैसे और 4 ऑप्शन है तो 4 तरीके के क्वेश्चन हमारे इससे बन जाते हैं, ठीक है। मैं आज आपको यही तरीके आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन है। देखिए आपको ये तो पता ही है कि हमारे कितने महाद्वीप हैं, टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। देखिए और सारे क्षेत्रफल के आधार पे मैं लिख रही हूँ, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कई बार। तो देखिए सबसे पहला क्षेत्रफल के आधार पे लिख रही हूँ, सबसे पहला हमारा एशिया, इसके बाद क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रम बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की दर से देखा, सबसे बड़ा एशिया, इसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा जो हमारा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कंट्री है और ये सबसे छोटा ये हमारा है। इस क्रम को याद रखिएगा, इस क्रम से काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चे क्रम भूल जाते हैं। अगर यही नहीं तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भी भूल जाएंगे सबसे पहले किसका है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा देखिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया है, ओके। और आपको ये बड़ा महाद्वीप अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भी सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भी सबसे बड़ा है। तो देखिए ऐसा क्यों है, देखिए इसमें भारत, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे दूसरा नंबर सबसे इसी का है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा कंट्री है वो कौन है, चाइना है। तो दोनों ही एशिया में पाए जाते हैं, तो एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया क्योंकि जो डैन्यूब रिवर है वो यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ओके। तो फर्स्ट कौन सी है, मैंने सेकेंड लार्जेस्ट को बोला है, तो फर्स्ट हमारी देख लीजिएगा ध्यान से कि जैसे डैन्यूब क्या है, सेकेंड है, मैं इधर लिख देती हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ओके। हाँ ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, यूरोप की,
वोल्गा, कौन सी है? वोल्गा रिवर सबसे लार्जेस्ट है। इसका सोर्स कहाँ से उद्गम है इसका, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रशिया से, ठीक है, रशिया से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका जो माउथ है, कहाँ पे ये अपना जल गिराती है, तो इसका ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका रशिया में है। ठीक है, और इसका जो माउथ है वो है आपका कैस्पियन सी। क्या है? कैस्पियन सी है। मैंने सारे क्वेश्चन जिस हिसाब से भी पूछे जाते हैं मैं सारे लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की? वोल्गा है। कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ से उद्गम होती है? रशिया से। कौन से? ठीक है, रशिया में होती है। और माउथ इसका क्या है? कैस्पियन से, ठीक है। अब ये तो हुई वोल्गा रिवर की बात। अब इसको देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी बात करती हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमारे पूछा गया डैन्यूब रिवर का उद्गम, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, तो इसके बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे बहुत जाते हैं, ठीक है। देखिए जो डैन्यूब रिवर है वो दो रिवर से मिलकर बनती है। से मिलकर मतलब दो ब्रांच इसकी होती है, एक होती है ब्रेक और एक होती है इसकी ब्रिकेज, जो भी बोला जाए प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। दो रिवर होती है, इससे जाके डैन्यूब बनती है। इसके बाद इसके क्या है, फिर उसके बाद कौन सा इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट? देखिए मैं सारे फैक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से ये निकलती है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ब्लैक फॉरेस्ट है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट हमारा साउथ या सदर्न वेस्टर्न ऑफ जर्मनी, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न ऑफ जर्मनी। बहुत बार पूछा गया। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जर्मनी याद कर लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते क्योंकि जर्मनी तो कोई भी याद कर लेगा। अब ऐसे आ जाता है कि कौन से पार्ट में, जर्मनी के कौन से पार्ट में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है, या फिर डैन्यूब रिवर कौन से कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलती है, तो क्या हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ से, जर्मनी के सदर्न वेस्टर्न पार्ट में ये चीज़ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये है कि इसका माउथ कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे अपना जाके जल गिराती है, तो वो है इसका माउथ ब्लैक सी। कहाँ पे? ब्लैक सी में गिराती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे मैंने फैक्ट लिख दिए, ध्यान रखें। और एक बात, इसका और एक पॉइंट है, ये 10 कंट्रीज से पास थ्रू होती है, ठीक है, 10 कंट्रीज से पास थ्रू होती है। और कौन सी 10 कंट्रीज से हो गया? जैसे कि आपका हो गया ऑस्ट्रिया, हो गया हंगरी, हो गया स्लोवाकिया, हो गया क्रोएशिया, हो गया बुल्गारिया, हो गया रोमानिया, हो गया मालडोवा, यूक्रेन, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो मैंने इस सारे कितने कंट्रीज होते हैं? 10 कंट्रीज से होते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था? अब आपको जितने मैंने फैक्ट पढ़ा उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन है हमारा कि डैन्यूब रिवर का उद्गम किस देश में है? देखिए हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूरोप का पार्ट में, सारे यूरोप के, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन से इस तरीके से दिया जाता है कि ऑप्शन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ऑस्ट्रिया, रोमानिया, जर्मनी। तो हमने क्या, उद्गम पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका माउथ कहाँ पे है, तो ब्लैक सी, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ ले कौन सी सी में अपना जल गिराती है, तो ब्लैक सी हो जाता है, ठीक है। और आपसे ये भी कि 10 कंट्रीज से पास थ्रू, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ये भी क्वेश्चन, ये इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि सारी नदियां किसकी हैं? इंडिया से रिलेटेड है। देखिए गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। अब मैं रिवर का, देखिए सारे रिवर्स का मैं आपको एक एक करके सारे माउथ और स्टार्टिंग पॉइंट बताने जा रही हूँ, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए जैसे गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी के बारे में फैक्ट्स काफी हैं, जैसे कि हाँ इसको वृद्ध गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसको दक्षिण भारत की गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक एक फैक्ट लिखते जाइए। इसको कहते हैं
दक्षिण भारत की गंगा। और क्या क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, ठीक है, इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। मैंने क्यों कहा, क्यों बोला जाता है, मैंने बता चुकी हूँ, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है, उस तरीके से ये भी हमारी सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, वृद्ध गंगा बोला जाता है। 2 पॉइंट है। इसकी जो लंबाई है वो है हमारा 1465 किलोमीटर। ओके, इसके बाद इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो उद्गम मैं लिख दूं इसका उद्गम होता है नासिक जिले में, नासिक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। कहाँ पे होता है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से काफी बार क्वेश्चन आया है कि उद्गम कहाँ पे? नासिक जिले में होता है, महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर में। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ पाया जाता है? त्र्यंबकेश्वर हमारा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये चीज हो गई आपकी गोदावरी के बारे में। इसके बाद ये अपना जल कहाँ गिराती है, ये भी ध्यान रखिए। ये अपना जल गिराती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसका मैं माउथ लिख दूं, माउथ जो इसका है, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना, सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए मैं जो भी है आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगी, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ये है, तो ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ओके, देखिए गोदावरी के बारे में क्या क्या पढ़े, मैंने पढ़ा है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा इसको कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ होता है? नासिक जिले में होता है, त्र्यंबकेश्वर के पास, पश्चिमी घाट में। एंड जिसका माउथ कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी रिवर दी गई है वो दी गई है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो देखिए नर्मदा रिवर के बारे में कुछ चीजें फैक्ट जान लीजिए। नर्मदा रिवर जो होती है, इसका उद्गम जो होता है वो होता है आपका अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से 2 रिवर का उद्गम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपी SSSC ने ही पूछा है। ओके, तो उसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। कहां से होता है? अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से होता है, ठीक है। और इसकी एक रिवर कौन सी अमरकंटक पठार से उसका उद्गम होता है? सोन रिवर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसका माउथ कहाँ पे है? मुहाना, मतलब जिसको बोलते हैं, इसका मुहाना है हमारा, इसका मुहाना है अरब सागर में। कहाँ है इसका? ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में, मतलब पश्चिमी दिशा में बहती है रिवर ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि कौन सी रिवर पश्चिमी दिशा में बहती है। तो देखिए कई है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली रिवर जो है ढलान कहाँ पे? पूर्वी दिशा की ओर है। सारी नदियां वहीं पे अपना जल गिराती हैं। लेकिन देखिए नर्मदा हो गया, तापी हो गया, लूनी, माही, साबरमती, ठीक है, ये जितनी भी रिवर आपको मैंने बताई, ये सारी रिवर कहाँ पे गिराती है अपना जल? पश्चिमी मतलब अरब सागर में, ठीक है, पश्चिमी दिशा में। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इसकी जो लंबाई है, क्योंकि लंबाई से भी काफी क्वेश्चन आया, अगर आपको नदियों की लंबाइयां याद रहेंगी तो आप छोटे से बड़े क्रम में उसको लगा सकते, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। देखिए सबके नहीं पूछे जाते हैं, इतने आप कहाँ से याद कर पाएंगे, ठीक है, कुछ के ही पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन आया है उनके लिए। तो लंबाइयां याद रखिएगा। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 1312 किलोमीटर, ठीक है। और एक बात, इसके एक फैक्ट और निकल के आता है कि पूछा भी जाता है कि पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है? 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो सबसे लंबी रिवर नर्मदा रिवर है। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने सारे फैक्ट निकल के आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए सारे। फिर हमारी रिवर कौन सी है? फिर हमारी रिवर है कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर के बारे में देख लीजिए। कृष्णा रिवर का जो उद्गम है वो होता है, और नर्मदा रिवर के बारे में एक और चीज जान लीजिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये ब्रंस घाटी में बहने वाली नदी है। कहाँ बढ़ती है? ब्रंस घाटी। किन दो? ब्रंस घाटी क्या होता है? जो 2 पर्वत के बीच की जो खाई होती है उसको बोलते हैं ब्रंस घाटी। और ब्रंस घाटी किनके 2 पर्वतों के बीच में बहती है? ये बहती है विंध्य पर्वत, विंध्य और सतपुरा,
ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत है उनके बीच में ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो आप सिर्फ इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कृष्णा नदी पे आती हूँ, इसका उद्गम पूछा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर। कहाँ पे? महाबलेश्वर, सतारा जिले में, महाबलेश्वर में, ठीक है। महाबलेश्वर सतारा जिला, और सतारा जिला कहाँ पे है? सतारा कहाँ? महाराष्ट्र। और सतारा से एक चीज और याद रखिएगा, जो व्यपकत का सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले व्यपकत के सिद्धांत से कौन सा राज हड़पा था? सतारा ही। देखिए क्या होता है, वर्ड हमारे सामने आते तो हमको क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं, कैसे कैसे सतारा आया तो मेरे क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया उद्गम। उद्गम इसका बताती हूँ मैं, मुहाना, कि कहाँ पे अपना जल गिराती है, तो ये भी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल में। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए, और इसकी भी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई होती है 800 किलोमीटर। ओके, इसकी लंबाई क्या होती है? 800 किलोमीटर। और ये भी पूछा जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली कौन सी बताई मैंने? पहली बताई गोदावरी, सेकंड बताई कृष्णा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और नॉर्थ की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? 25 किलोमीटर, ऐसे याद कर लिया गया, 2525 किलोमीटर होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, और देखिए इसकी एक, यही मैं बताते चलूं क्योंकि फिर से याद हो जाता है, इसकी एक सहायक नदी है कोयना रिवर, ठीक है। कोयना, कोयला नहीं है, कोयना है। कोयना जो नदी है, इसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी यूपी SSS ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इसको बोला जाता है, कोयना रिवर को, महाराष्ट्र की जीवन रेखा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा, ठीक है। और एक बात कि ये जो कोयना रिवर है, इसका भी उद्गम महाबलेश्वर से ही होता है, तो महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोल लेते हैं। और कोयना रिवर है क्या? ये इसकी क्या है? सहायक रिवर है। क्या है? सहायक रिवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सहायक नदी है इसकी। तो मैंने कई इससे आपको बता दिया है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको ऑप्शन में लिख रखे थे कावेरी रिवर, ठीक है। मैं कावेरी रिवर के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान रखिए। मैं सारे अभी मैं जितने जितने बोल रही हूँ उसको लिखते चलिएगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको। देखिए कावेरी रिवर का उद्गम जो होता है, ये होता है हमारा ब्रह्मगिरी से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी से होता है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पे? ब्रह्मगिरी जो हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वो हमारी पाई जाती है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में पाया, कोडागु जिला है, तो जिला वो इतना नहीं पूछा जाता, बस आपसे पूछ लिया गया कि कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सब चीज़ देखिए, पश्चिमी घाट ही सह्याद्री के पास है, तो इसको ध्यान रखिए। सह्याद्री भी, पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो ब्रह्मगिरी है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और इसका भी मुहाना कहाँ पे है? इसका भी मुहाना आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। इसका भी मुहाना है बे ऑफ बंगाल। ओके, चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने सारे आपको जितनी भी रिवर है वो आपको बता दिया। अब चलिए आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने ऑप्शन सारे आपको चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो गोदावरी मैंने बताया कहाँ? बे ऑफ बंगाल। नर्मदा कहाँ बताया? कृष्णा कहाँ बताया? अरब, वो बे ऑफ बंगाल। और कावेरी बताया बे ऑफ बंगाल। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना क्लियर हो जाता है ना, जब चीजें आपको पता हो तो ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन को टिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए सारे मैंने बता दिए तो आपको तुरंत ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी? देखिए सांप्रदायिक का क्या मतलब होता है? सांप्रदायिक का मतलब होता है जातिवाद की व्याख्या करना, ठीक है। हर जाति को
व्याख्यायित करना। जैसे मोदी जी को क्या बोला जाए, सांप्रदायिक नेता बोला जाता है, क्योंकि वो अधिकतर हिंदुओं के पक्ष में कहा जाता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में बोला करते हैं। ठीक है, योगी जी का तो नाम ही बदनाम है कि वो हमेशा किसके पक्ष में रहते हैं, हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं, कट्टर हिंदूवाद है। तो सांप्रदायिकता का मतलब ये था उस समय पे, अभी भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब अलग अलग जितने भी हमारे धर्म हैं, ठीक है, जैसे हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख, ईसाई, सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई थी कि जितने भी इंडिया में जितने भी धर्म के लोग पाए जाते हैं सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व किया जाए। ओके, तो इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा उस समय पे 1932 में जो ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे इसमें से जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। ये आपने जो देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्लीमेंट एटली। जो क्लीमेंट एटली थे वो कब के थे प्रधानमंत्री? जब हमको आज़ादी मिलनी थी, मतलब 1947 में ये आ चुके थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1947 से लेकर के 1951 तक था। ठीक है, तो इस समय जिस समय हमारी आज़ादी हमको मिलनी थी उस समय पे प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, तो ये 1947 उस समय पे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये घोषणा की थी हमारे कि ये हमको यहाँ इतने तारीख तक हमको मिल जाएगी आज़ादी। ओके, और ये किस पार्टी से, ये भी क्वेश्चन आया कि किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे? ये किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आता है हिस्ट्री में कि कब आया था? 1932 में आया था। इसकी काफ़ी एक क्रोनोलॉजी है, बहुत पास इसकी क्रोनोलॉजी है, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी पे भी एक वीडियो बना दूंगी, ताकि क्योंकि मैचिंग द फॉलोइंग में बहुत ही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, इन्होंने, हाँ, तो मैंने आपको बताया सांप्रदायिक, आपको ये बताया सांप्रदायिक अवार्ड का क्या मतलब था। सांप्रदायिक अवार्ड का मतलब था, इन्होंने ये बात बोली थी इसमें अपने इस अवार्ड में, मतलब इस पंचार्ट में, वैसे अवार्ड नहीं था ये, क्या था? एक पंचार्ट था, मतलब एक इन्होंने चार्ट बना के वहां से भेजा था। ठीक है, एक चार्ट बना के भेज दिया था। इसमें ये बोल दिया था कि ये ऐसे ऐसे आपको वहां पे अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व रखना है। तो यहाँ पे इसका विरोध भी किया गया था काफी बार, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है, इस चीज को ध्यान रखिए कि जनसंख्या घनत्व किसको कहा जाता है। देखिए, जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग निवास करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जनसंख्या घनत्व इज इक्वल जनसंख्या पर स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। कितने, 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या रहती है उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, सबसे कम की बात की गई है, तो इसका मतलब है, इसका मैं आंसर बता दूं, ये जनगणना से आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको मैं बता चुकी थी अपने वीडियो में कि 2021 में हर एक दशक में जनगणना होती है। ओके, और 2021 में होनी थी, बट कोरोना पीरियड की वजह से नहीं हो पाई है, तो अब होगी। और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अगर ये जनगणना हो जाती तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे, वो सारे टफ हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अपडेटेड होते हैं और इतनी जल्दी किसी को जनगणना याद भी नहीं रहती है। इतने ज़्यादा याद हो जाए तो बात ही क्या हो। चलिए, ठीक है, तो ये होता है सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम इसमें किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की। और इसमें कितनी है जनघनत्व? ये है 17। बताइए कितना कम है? पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग, 17 लोग रहते हैं, तो सबसे कम है। ओके, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए, अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है, इसको भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है। ठीक है, बिहार। पश्चिमी बंगाल अब तीसरे नंबर पे आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा, सॉरी, दूसरे नंबर पे कितना है इसका? इसका है 1106। कंपैरिजन करेंगे 17 ये और 1106 ये। अब सोच सकते हैं कितने लोग हैं,
17 कितना कंपैरिजन कितना ज़्यादा है, ठीक है। एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। चलिए, और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं कि सबसे ज़्यादा घनत्व, ये राज्यों की बात हो गई, लेकिन अब मैं यूटी बताने जा रही हूँ, मतलब यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज़्यादा किसका है? दिल्ली का है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर सबसे कम की बात करूं, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम की बात करूं, कम की, तो सबसे कम यूटी में कौन है? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे देखिए, अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है, 1106 लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, 17 है। यूनियन टेरिटरी की बात करूँ, सबसे ज्यादा दिल्ली का है, और सबसे कम किसका है? अंडमान निकोबार का है। ओके, आपको क्लियर हो गई सारी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्र में, सॉरी सत्र है, ठीक है, सत्र मतलब सेशन में किसकी अध्यक्षता की थी? ये क्वेश्चन मैं बार तो बता ही नहीं पाऊंगी कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, हर एक क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इकलौते, मैं बताते चलूं कि सिर्फ एक ही अध्यक्षता इन्होंने की थी, महात्मा गांधी जी ने। और आपको ये पता है कि महात्मा गांधी जी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना बने ऐसा कोई पेपर नहीं बनता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे इकलौते इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे सेशन हुए थे, 1885 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था हमारे, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ओके, और किस उस समय पे कौन सा वायसराय था? लॉर्ड डफरिन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सारे आपको बोल के बता दी, मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं अच्छे से तो लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये पहला मॉक टेस्ट है। और ये ध्यान के चलिए कि इसी से क्वेश्चन बनने के आसार 100% है। सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस ने पूछे हैं, और आपको ये पता है कि यूपी अपने क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करता है। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, क्योंकि इंपॉर्टेंट की तो इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंस ही होती है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। चलिए, तो हमारे ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन इस तरीके से रखे हैं ताकि आपको हर एक ऑप्शन क्लियर हो जाए, कौन कौन किस में, सारे जितने मैंने रखे सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है अपनी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताते चलूं कि इसका आंसर है 1924 बेलगाम में, ठीक है। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो सिर्फ इकलौता यही है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, बस इकलौता, बस एक ही है, ध्यान रखिएगा। और कब है? 1924 में है। और ये वार्षिक होती थी, एक बार ही होती थी, ठीक है, एक सेशन एक बार होता है। विशेष हो जाते थे, जैसे विशेष अधिवेशन भी हो जाया करता था, बट ये एक बार में होता था। तो 1924 में इन्होंने की थी। अब देखिए 1907 क्या है? 1907 की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उस समय पे ये प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट कौन था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, मतलब ये हा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। रास बिहारी घोष थे इसके प्रेसिडेंट। और ये क्यों है? सूरत अधिवेशन अपने आप पूछा जाता है, मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कौन सी घटना थी उसमें। तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग है, देखिए मुस्लिम लीग क्या थी? जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो उसके मुद्दे उठाया करती थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी? वो थी सबकी, कोई अलग अलग नहीं था, लेकिन मुस्लिमों को एक साथ, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिमों के अंदर एक फूट डाल दी गई थी, ठीक है, हिंदुओं के प्रति, कि वो हमारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचा करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गई थी, ठीक है, इनमें अलग फूट पड़ गई थी इसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गया था, इस चीज को भी ध्यान रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारा कौन सा अधिवेशन है?
मैंने दूसरा तो बता ही दिया आपको, बेलगाम में इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस एक ही खास बात थी कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारा 1925 कानपुर। 1925 कानपुर में कौन प्रेसिडेंट थी हमारी? ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में तो आपको पता ही है कि ये क्या है, यूपी की प्रथम गवर्नर हैं, ध्यान रखिए, लेडी गवर्नर, और प्रथम ऐसे प्रथम गवर्नर भी हो और सबसे पहली लेडी गवर्नर भी हैं। सो सरोजनी नायडू जी क्या थी? एक कवित्री भी थी, नाइटिंगेल कहा जाता है ना इनको, ठीक है, ओके। तो सरोजनी नायडू जी, और ये भी क्वेश्चन आया है कि और एक बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस पहली भारतीय महिला ने अध्यक्षता की है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और 1917 में किसने, कौन सी पहली महिला है जिसने अध्यक्षता की थी, वो कौन थी? ये भी क्वेश्चन कई बार आया, तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए सरोजनी नायडू कौन थी? पहली प्रथम भारतीय महिला थी, ओके। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं आप लिखूंगी नहीं, मैंने बोल दिया है। इसका नेक्स्ट है हमारा 1916 लखनऊ। इसको भी, इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 1916 में 1916 अधिवेशन, इसको बोलते हैं लखनऊ अधिवेशन। क्या बोला जाता है इसको? यहाँ पे लिख दूं मैं, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? चलिए प्रेसिडेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे, मतलब प्रेसिडेंट कौन रहा था उस समय पे? ये रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। जो इम्पोर्टेंट सेशन रहे हैं उनके प्रेसिडेंट जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले मैंने इस ऑप्शन में लिख रखे हैं। तो इस चीज़ को मैं प्रेसिडेंट भी सहित बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार थे कब? 1916, मतलब लखनऊ अधिवेशन में ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उस अध्यक्षता की थी इन्होंने। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ ये था कि जो हमारी मुस्लिम लीग और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं वो एक हो गए थे, मतलब उसमें उनमें दोस्ती हो गई थी। और INC लिख दे रही हूँ, ठीक है, मैं INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओके, ठीक है। मैंने सारे अधिवेशन लिख दिए हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। मैंने क्या बताया कि 1907 में रासबिहारी घोष थे उस समय के प्रेसिडेंट, और उनमें क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा 1924 में मैंने बता ही दिया। 1925 में मैंने बता ही दिया कि सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी और सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? उसके प्रेसिडेंट के कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, और इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग और INC जो थी वो एक हो गए थे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है? ठीक है, ऐसे ऑप्शन रखें कि आपको इससे से भी 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो इस चीज को पढ़िए। देखिए ऑप्शन अच्छे से पढ़िए पहले। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, ओके। थर्ड है हमारा, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण यहीं प्राप्त किया था, और फोर्थ है क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। देखिए कितने कंफ्यूजन, अगर किसी को चारों ऑप्शन के अलग अलग आंसर नहीं पता होंगे, क्योंकि चारों अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग आंसर सबका, तो सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना कैसे क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि देखिए वो मैं ऑप्शन से बताती हूँ आपको। देखिए पहला ऑप्शन ये हमारा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे कहाँ पे जन्म हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल के पास पड़ता है हमारा लुम्बिनी, ठीक है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वहाँ पे अब कभी नेपाल जाएं तो बहुत अच्छा सा बना हुआ है, तो उसको देखिएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद लिख दूँ नेपाल, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। कहाँ पर दिया था?
यहाँ पर दिया था, मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है सारनाथ। सारनाथ है कहाँ? बनारस में, यूपी मतलब, ठीक है, जहाँ पे मोदी जी क्या हैं, वहाँ के सांसद हैं। ओके, सारनाथ बनारस। इसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण यहीं प्राप्त किया था, निर्वाण मतलब अपना अपने जो शरीर है वो त्याग दिया था, तो ये इसका आंसर है कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा, कुशीनारा, ये कहाँ है? कुशीनगर में है, यूपी में। और कुशीनगर से एक चीज़ और आपको अगर करंट की आप रिलेट कर पाए तो करिएगा कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली को पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुशीनगर है एयरपोर्ट उसको किस एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है। और यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अयोध्या हो गया, नोएडा जो हो गया, जेवर जिसको बोल रहे हैं, कुशीनारा हो गया, ठीक है, और आपका सरदार पटेल है, और लखनऊ में भी है एक, याद नहीं है मुझे अभी, मैं बता दूंगी सारे आपको, जितने 5 बनाए गए हैं। इस चीज को भी ये क्वेश्चन आ सकता है यूपी के। देखिए यूपी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें यूपी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, तो इस चीज को भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, देखिए मैंने तीनों बता दी, तीनों में कहीं आपको बोध गया नजर आया क्या? नहीं ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी, बोधि वृक्ष, याद है ना, बोधि वृक्ष था, वहीं पे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति, उसी के नीचे बैठे थे, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मैं सारी बता दी, आपको इसी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तरह तरह से पूछा जाता है कि मोर सिंहासन कौन लूट कर ले गया, ठीक है, कहाँ, कब, क्या, कैसे, तो मोर सिंहासन के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मोर सिंहासन मतलब जो इनका सिंहासन है उसमें मोर के मतलब जैसे बनाया होंगे उन्होंने, ठीक है, ये था। तो देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर है शाहजहां। ओके, शाहजहां। शाहजहां किसके बेटे थे? जहांगीर के। और जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर के। तो क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें तो ये पता चल गया कि इनके बेटे, ये इनके बेटे। ओके, चलिए, बहादुर शाह प्रथम कौन था? बहादुर शाह प्रथम किसका बेटा था? औरंगजेब का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। और शाहजहां के बाद शाहजहां के बेटे कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा ये। तो इस तरीके से आप याद रखें, तभी मैंने इस चीज को लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन इसमें बस इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, जिसमें ऑप्शन से खेल है उसी को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, और जिसमें नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हर चीज, हर एक ऑप्शन जो रहता है वो आपको बताते चल रही है, इस चीज को ध्यान रखिए। इस चीज को डिस्क्रिप्शन पे बहुत मोस्टली लोग डिस्क्रिप्शन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ आंसर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन से आजकल इतने क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शन अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप ऑप्शन की टिक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? किसने मतलब तुगलक वंश की स्थापना की थी? चलिए, तो पहला ऑप्शन है हमारा फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसका जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इनको एक नाम से और जाना जाता है, गाजी मलिक। ठीक है, तो कभी कभी गाजी मलिक लिख के भी आ जाता है, कभी कभी गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि देखिए कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए क्या करते हैं, मलिक, गाजी मलिक दे देंगे, क्योंकि सबको पता है भाई तुगलक, अगर किसी को याद हुआ, मान लो ये तो याद है कि तुगलक लिखा है लास्ट में, तो तुगलक वंश की स्थापना की होगी। ओके, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऑप्शन से अगर नहीं क्लियर होता तो ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, बट तुक्का क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, गाजी मलिक लिख देगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं दिख रहा है क्या तुगलक? नहीं दिख रहा ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनको, इसका दूसरा जो नाम था वो था गाजी मलिक, इनको कहा जाता था। ये मतलब हुआ करते थे, शासक के अंडर में काम किया करते थे, फिर उसको आपको भी पता है सामंत जो हमारा है सल्तनत काल में, ऐसे ही कुछ हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये याद रखें। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन से शासक बने थे, इस क्रोनोलॉजी को भी ध्यान रखिए। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इनके बाद आए कौन शासक जो बने, वो बने मोहम्मद बिन तुगलक।
कहा जाता है कि ये सल्तनत काल के ऐसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये, लेकिन फिर भी इनके में इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था, तुगलक। ओके, और एक क्वेश्चन इनमें भी आता है कि जो इब्न तोता था वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसने यात्रा की थी, इसको भी ध्यान रखिए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और एक चीज गाजी मलिक से याद रखिए कि, ठीक है, एक चीज और याद रखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, जो आज हम लोग सिंचाई के लिए नहरों का यूज करते हैं, ये ऐसे ही सल्तनत काल के पहले शासक थे, या फिर कह लेते भारत के ये पहले शासक थे जिन्होंने नहरों के लिए, सिंचाई के लिए नहरों का बनवाया था, नहरों का एक व्यूज दिया था कि आप अगर आज जो हमारी जो सिंचाई व्यवस्था चल पा रही, इंदिरा जो सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा नहर हो गई, शारदा यूपी की सबसे बड़ी शारदा नहर हो, मतलब बड़ी नदी जो नहरें हैं, वो नहरों का जो आइडिया था वो इन्होंने ही दिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नहर बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंचाई के लिए नहरों की जो व्यवस्था थी तो इन्होंने ही दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा चोल अवलिको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत थोड़ा टफ भी क्वेश्चन लगता है, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग शासक पढ़ लेते हैं, शासक के अंदर की जो चीजें पढ़ लेते, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही हम लोग पढ़ते, ध्यान नहीं देते ज्यादा। तो चलिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एस से, ये वीडियो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, अगर आप ना आपको विश्वास हो तो आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, मैंने क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है, यहीं से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन, ये देखिए, ये है लेवल यूपी ट्रिपल एस का लेवल, देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैंने जितने क्वेश्चन बताए आपको वैसे क्वेश्चन आपको लग रहा है, जिसने पढ़ा होगा उसको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जिस पढ़ा है उसके लिए भी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोग इग्नोर कर दिया करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, चोल अवलिकों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ऐसे भूमि जो दान में दी जाती थी, भूमि का जो सिस्टम था वो चोलों द्वारा बहुत किया गया था, उन्हीं के अवलिकों में इसके बताया जाता है। तो देखिए ये जो चार आपको दिए गए ना, अलग अलग दिए गए हैं, मतलब सबका अलग अलग सिस्टम है, किसको कौन सी दिया मैं आपको चारों बता दूंगी, ठीक है। देखिए पहला है विल्लान वगाई, दूसरा है शाला भोगा, तीसरा है ब्रह्मदेया, चौथा है पल्लिक शांदम, ठीक है। साउथ के वर्ड है तो क्लियर नहीं है ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो किसका पूछा गया है? जैन सभाओं का पूछा गया है कि जैन सभाओं को दी जाने वाली, तो इसका आंसर है पल्लिक शांदम। ओके, चारों का अलग अलग मतलब है, ये किसको दिया गया है? जैन सभाओं को, मतलब जो जैन साधु संत होते थे, मतलब उनको। इसके बाद जो ब्रह्मदेया, अब ब्रह्म देख रहे हैं, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मणों को दिया जाता था दान में, और दान का मतलब समझते हैं, दान में ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए ऐसे जो शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो भूमि हुआ करते थे उससे टैक्स वसूल किया करते थे, तो ये जो दान में दे देते थे उसमें जिन लोगों को देंगे उससे फिर टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या दान में दिया कहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि किसी और को दे दिया। वहीं पे जो लोग रहते थे कि जैन सभाओं को जो लोग रहते थे उनको दे दी तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ब्रह्म को दे दिया तो ये ब्राह्मण को दे दिया करते थे, किसको, सॉरी ब्राह्मण मतलब, ठीक है, ब्राह्मण को दान में दी गई है। इसके बाद फिर जो साला भोगा है ये दिया जाता था स्कूलों के मेंटेनेंस में, कि स्कूल अगर आपने बनाने हैं, आपको स्कूल की स्थापना, विद्यालय की स्थापना करनी है तो उसके लिए, तो मैं लिख देती हूँ स्कूलों के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वेलान वगाई, ये जो था ये दिया जाता था आपको जो नॉन ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा कितने 4 वर्ण थे हमारे में ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 हुआ करते थे, उसमें 4 जो वर्ण थे, तो इसमें ब्रह्म को कौन दिया जाएगा? ब्रह्म दिया था, और जो वेलन का ये नॉन, ठीक है, गैर ब्राह्मण लिख देती हूँ मैं, गैर ब्राह्मण को दिए जाती थी। क्या आप उसमें किसको, गैर ब्राह्मण का मतलब उसमें जो उनके जो किसान हुआ करते थे उनको दी जाती थी कि आप इसमें
काम कर लीजिए अपना। ये 4 है तो चारों याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, ये इतने सा ये हमारा ये हमारे पहले मॉक टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया, काफी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, तो इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जब हमारे राष्ट्रपति शासन या कोई शासन लगता है तो उस समय पे अध्यादेश जारी करना, ताकि कुछ हम लोग नियम बना सके, ताकि हम लोग शासन कर सके, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल है शासन कर सके। तो क्या होता है, जब हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो यही जो अध्यादेश होता है, जो उस समय पे रूल बनाया जाता है, टेम्परेरी रूल होता है ये टाइप का, तो उसको फिर 6 महीने बाद इसको रूल की एक नियम का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो देखिए मैंने अनुच्छेद चारों लिख दिए, चारों अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस अनुच्छेद है, ये भी सारे के सारे पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे बताऊंगी। ठीक है, देखिए पहला अनुच्छेद 213, दूसरा अनुच्छेद 123, तीसरा अनुच्छेद 153 और चौथा है अनुच्छेद 52। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद पहला हमारा 213 है और 123 दिख रहा है ना, सिमिलर थोड़ा सा, सिर्फ आगे पीछे अंकों का ही तो हेर फेर है, बाकी है तो सेम, लेकिन अलग अपने सब अलग अलग है। ओके, देखिए 213 में क्या बताया गया? 213 में बताया गया राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये राज्यपाल जारी करते हैं जब अध्यादेश, तो ये अनुच्छेद के तहत होता है। ओके, और फिर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है अनुच्छेद 123। 123 के अंतर्गत ही हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वो 213 के तहत करते हैं। ओके, फिर हमारा थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 153। इसमें क्या बताया गया? इसमें आपको ये बताया जाता है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे, राज्यों में राज्यपाल होंगे, क्योंकि हमारे भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 हैं। तो सारे राज्यों में अलग अलग राज्यपाल होंगे, तो राज्यों में राज्यपाल की संज्ञा दी गई है, मतलब उसकी परिभाषा बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यों में राज्यपाल। इसके बाद अनुच्छेद 52, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि हमारे भारत के संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसलिए अनुच्छेद 52 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन कई तरीके से अनुच्छेद के ऊपर पूछे जाते हैं, तो आप अनुच्छेद बहुत अच्छे से, मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सारा अनुच्छेद क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने आपको मॉक टेस्ट पहला कराया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एनसी ने पूछे, और आपने आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया उसका लेवल आपने देखा होगा कि कैसा लेवल रहा है, बहुत हाई और बहुत लो भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस की मैंने जो क्वेश्चंस रखे थे उस क्वेश्चन की क्वालिटी बताइए, मतलब क्या लेवल था उनका, अच्छा था या बहुत अच्छा था, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने भी मैं आपको आगे कंटिन्यू मॉक टेस्ट कराऊंगी, ताकि आपको जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, चलते हैं आपको, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड